नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की। मैं आपसे चर्चा करूंगा महात्मा गांधी के ऊपर। पिछले एग्जाम्स में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के थे, चाहे वो स्कूल लेक्चर था, कॉलेज लेक्चर, या जहां भी जो भी एग्जाम था, गांधी के ऊपर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। देखिए, तीन विचारक हैं वेस्टर्न और इंडियन मिला के, जिन पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें एक है प्लेटो, फिर चार हैं और कार्ल मार्क्स, कौटिल्य और महात्मा गांधी। दो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, दो इंडियन थिंकर्स। ये चार ऐसे विचारक हैं जिन पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी रूप में पूछे जाए, चाहे उनका जीवन चरित्र पूछा जाए, इतिहास में उनका योगदान पूछा जाए, उनकी बुक्स पूछी जाए, उनके राजनीतिक या दार्शनिक विचार पूछे जाए। तो हम चर्चा करेंगे या गांधी जी की, कि गांधी जी के ऊपर क्या कुछ पूछा गया है पीछे 2-3 साल में, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं उनमें, विभिन्न पीएससी के और इनके। ये नेट में आया हुआ है कि गांधी ने जो आश्रम स्थापित किए थे उनको काल कर्मानुसार लगाए, कि पहले कौन सा लगाया था। देखिए, गांधी जी ने जो पहला आश्रम बनाया था वो फिनिक्स आश्रम बनाया था 1904 में, और ये जोहान्सबर्ग में बनाया था, दक्षिणी अफ्रीका में। यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान की बात है। फिर दूसरा जो आश्रम बनाया वो उन्होंने टोल्स्टॉय फोरम के नाम से बनाया। टोल्स्टॉय जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, रह चुके हैं रशिया के, उनके नाम से बनाया टोल्स्टॉय फोरम। और ये इसकी स्थापना की उन्होंने 1910 में। एक जगह है अफ्रीका में, ट्रांसवाल, यहां बनाया इसको, ट्रांसवाल। टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि अंग्रेजों की जो रंगभेदी नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए उनको सत्याग्रह करना था, और विशेष करके आई कार्ड को लेके, कि जब भी कोई अश्वेत व्यक्ति श्वेत बस्ती में जाएगा तो वो गले में कार्ड लटका के जाएगा, जब श्वेत व्यक्ति कैसे ही जा सकता है। तो ऐसी भेदमूलक नीतियों के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। तब उस सत्याग्रह का संचालन करने के लिए उन्होंने टोल्स्टॉय फोरम में डेरा डाला था, तो वो टोल्स्टॉय फोरम था। फिर गांधी जी भारत आ गए, और भारत आके और उन्होंने जो पहला आश्रम बनाया वो कोचराब आश्रम बनाया 1917 में। और इस आश्रम की स्थापना के बाद उन्होंने फिर पहला जो सत्याग्रह किया वो चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में। तो कोचराब आश्रम है, ये गुजरात में है और अहमदाबाद से थोड़ी सी दूर था। और इसी आश्रम को बाद में वो साबरमती के पास ले गए। हम कहते हैं भैया, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। बाद में यही कोचराब साबरमती आश्रम के नाम से फेमस हुआ, दूसरी जगह ले गए इसको, तो साबरमती था। और अंत में जो आश्रम बनाया उन्होंने कहा, विनोबा भावे से कहा था कि आप इसका डेवलपमेंट कीजिए। ये 1936 में सेवाग्राम बनाया गया, महाराष्ट्र में वर्धा के अंदर। तो ऐसे करके ये 4 आश्रम है। तो पहले फिनिक्स बना, 1, फिर 4, 1, 4, फिर 2 कोचरब, और फिर 3 सेवाग्राम। तो ये इसका उत्तर है। गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर किसका प्रभाव पड़ा था? स्वदेशी। स्वदेशी का तात्पर्य भाषा स्वदेशी, कपड़े स्वदेशी, विचार स्वदेशी, सोच स्वदेशी, शिक्षण व्यवस्था स्वदेशी। इस पे प्रभाव किसका पड़ा? गहन नैतिक, डीप एथिकल स्पिरिचुअल कन्वेंशन, आध्यात्मिक विश्वास। जब ऐसा गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास होता है कि हमारी चीजें भी कम नहीं है, देखिए हम तुलना करते हैं, सतही होते हैं, बोथरे होते हैं, हमारे विचार जब बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होते तब हम दूसरी चीजों को ग्रहण करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। वरना क्या अच्छाई और बुराई क्या, ये हमारी सोच और विचारों के ऊपर निर्भर करती है। तो गांधी जी इतने व्यापक सोच वाले थे, और ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति खुद को ही और खुद की व्यवस्थाओं को भी कम नहीं मानते, हीन भावना से ग्रसित नहीं होते। तो पहला तो ये कारण था। लोगों की आर्थिक स्थिति, विशेष करके जो उनकी आम लोगों के प्रति समझ थी कि देश बर्बाद क्यों हुआ है, क्यों?
क्योंकि यहां कच्चा माल हो रहा है, फिर कच्चा माल बाहर जा रहा है, वहां से वो तैयार होकर महंगे रेट पे यहां बेचा जा रहा है। भारत पहले इतना अमीर क्यों था? क्योंकि हर व्यक्ति वो आत्मनिर्भर था। अब वो पाश्चात्य बाजार पे निर्भर हो गया है, पाश्चात्य पूंजीवाद पे निर्भर हो गया, उसका शोषण कर रहा है। ये भी था, इसलिए उनका स्वदेशी अपनाओ। तीसरी थी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव, यानी अंतिम व्यक्ति का सबका उदय करना है तो सर्वोदय होगा कैसे? सर्वोदय का विचार आएगा, इसका प्रत्येक व्यक्ति ऊपर उठेगा, प्रत्येक व्यक्ति जलालत की, गरीबी की और भूखमरी और अशिक्षा से अगर बाहर आएगा तो इसके लिए जरूरी है कि वो स्वदेशी चीजों को अपनाए। ये भी था। सत्य और जैन धर्म की समझ पर बल। देखिए, सत्य और जैन धर्म आपको स्वदेशी का ऐसा कोई वो वर्ण नहीं करवाते, इनसे अहिंसा और ये विचार आ सकते हैं। तो ये शुरुआती जो 3 वाक्य हैं, इन्होंने उनकी स्वदेशी की अवधारणा को व्यापक रूप दिया, समझने में मदद की कि क्यों हमें स्वदेशी अपनानी चाहिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पहला कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1921 और 22, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917, और मैंने कहा था कोचरब और साबरमती आश्रम ये इससे थोड़ा पहले बना। तो सबसे पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसका उत्तर है वो डी है। ये देखिए, गांधी से संबंधित नेट में हमने देखा 2-3 बार इनका जो जीवन चरित्र है, इनके जो कार्य हैं, इनके आंदोलन, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो गांधी से संबंधित जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भी आप जरूर करें जब भी गांधी की चर्चा करें। तो फिर वही आ गया, देखिए कि सही क्रम क्या है, बातें करते करते क्वेश्चन भी आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1921-22, संपूर्ण क्रांति। देखिए, इनका तो गांधी से तो संबंध नहीं है, लेकिन ये जो भारत के संदर्भ में है 1975, 1975 जेपी नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सबसे पहले हुआ 2 नंबर, फिर हुआ 3, 2, 3, फिर हुआ 1, 2, 3, 1 और फिर हुआ 4। तो अगर आपको थोड़ी सी समझ आएगी घटना की संपूर्ण क्रांति की भी, तो भी एक हो जाता है। ये तो स्वतंत्र भारत की घटना है। टोटल रिवॉल्यूशन जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी के सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम के खिलाफ, करप्ट पावर सिस्टम के खिलाफ। महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे कि आदर्श राज्य है उसमें कोई शक्ति नहीं होती क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होता। गुड। जो राम राज्य है, गांधी का जो आइडियल स्टेट है, जो आदर्श राज्य है, वो राम राज्य है। और इस राम राज्य में शक्ति का कोई रूप नहीं होगा, कोई चोर नहीं होगा, कोई डाकू नहीं होगा, कोई झूठा नहीं होगा, सब अहिंसक और सत्यवादी और अच्छे मैन होंगे। तो वहां कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है क्योंकि कोई राज्य भी नहीं है। राज्य तो है ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। राज्य तो तब हो जब अशांति हो, झगड़े हो। तो गांधी का जो राम राज्य है वो तो अराजकतावाद है, एनार्कियल है। राज्य सत्ता है ही नहीं। ऐसे राज्य में कोई न्यायालय और कानून नहीं होंगे। देखिए, न्यायालय और कानून तो वहां होते हैं जहां राज्य हो। राज्य तब आता है जब व्यक्तियों में अशांति हो, झगड़े हो, जब मत्स्य न्याय हो, तब आता है राज्य। तो क्यों आती है शक्तियां? ताकि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, उनको रेगुलाइज किया जाए। व्यक्ति सेल्फ रेगुलाइज है, स्व नियंत्रित है, तो आवश्यकता कहां है इनकी? तो बिल्कुल ये दोनों वाक्य सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी ने कल्पना की कि उपयोग की गई अहिंसा की मात्रा एक उन्नत समाज की पहचान होगी। बिल्कुल, कि आप जितनी ज्यादा अहिंसा का उपयोग करेंगे घरेलू क्षेत्र में, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप उतने ज्यादा उन्नत समाज होंगे। कारण ये कि उन्होंने अपने राज्य और अराजकतावादी राज्य के मध्य स्पष्ट भेद किया। बिल्कुल, उन्होंने अपने राज्य और अराजकतावादी राज्य के मध्य उन्हें अपना राज्य इट मींस वो राज्य है जहां हिंसा है, अराजकतावादी राज्य राम राज्य जहां हिंसा नहीं है, उनके मध्य स्पष्ट भेद किया। और ये भेद है वो अहिंसा के ऊपर ही आधारित है। तो ए और आर दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या है। किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई? देखिए, महात्मा गांधी राज्य के घोर आलोचक थे। वो कहते हैं राज्य एक आत्मा रहित मशीन है और इसका जो संगठन है वो हिंसा के ऊपर आधारित है। ये हिंसा को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दमित करता है। ये वर्ण व्यवस्था नहीं, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं थे। वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था के मध्य जो हायरार्की थी, पदानुक्रम था, ऊंच नीच थी, उसको समाप्त करना चाहते थे। देखिए, ये वर्ण व्यवस्था को ये भी नहीं, कर्म आधारित भी नहीं करना चाहते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित रखना चाहते थे और अंबेडकर के साथ यही झगड़ा था इनका, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कि ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, बनिया बनिया रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, शूद्र के घर शूद्र होंगे। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, लेकिन उनमें ऊंच नीच नहीं होगी। ये नहीं है कि ब्राह्मण है तो उसको सामाजिक स्तर ऊंचा होगा और शूद्र का या दलित का नीचे होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सबके काम इक्वल होंगे। चाहे काम नाई का हो, चाहे काम वकील का हो, चाहे काम ब्राह्मण का हो, सारे काम बराबर होंगे। तो सोशल हायरार्की नहीं होगी, सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव नहीं होगा, वर्ण व्यवस्था तो होगी। संप्रभुता के घोर आलोचक हैं ये, क्योंकि ये राज्य संप्रभुता के रूप में प्रकटता है और संप्रभुता क्या करती है, अपने आप को सर्वोच्च मानती है और अपने नागरिकों का दमन करती है। संसदीय व्यवस्था, इसके भी घोर आलोचक थे कि संसदीय व्यवस्था को यहां तक आया कि ये बांझ होती है। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज 1909, इसमें घोर आलोचना की है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की, क्योंकि वही प्रतीक है संसदीय व्यवस्था का। और उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो बांझ है, वो वेश्या है। बांझ का तात्पर्य यह है कि वहां से कोई नई चीज या जन कल्याण का कोई काम पैदा नहीं होता। फालतू में बहस करते हैं, दलीय नियंत्रण का एक साधन है और दल आपस में सत्ता के लिए झगड़ते हैं। प्रत्येक जो नेता है उसका उद्देश्य येन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करना चाहता है, जनता जाए भाड़ में। वेश्या क्यों कहा इसको, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को या संसदीय व्यवस्था? वो इसलिए कि इसके मत्ते स्थिर नहीं है, इसका कोई एक मालिक नहीं है। आज एक प्रधानमंत्री है, कल को दूसरा उससे बड़ा वाचाल आ गया तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसलिए इसको वेश्या भी कहा। तो ये बाकी सबके तो आलोचक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं है। गांधी की पुस्तक अभी चर्चा ही कर रहे थे, हिंद स्वराज 1909 में आई थी, उनमें क्या है देखिए, इसमें पश्चिम सभ्यता की समीक्षा की गई है कि ये कैसी सभ्यता है। गांधी ब्रिटिश शासन को विदेशी प्रभुत्व के रूप में वर्णित करते नहीं, इसमें कहीं भी ब्रिटिश शासन और इसकी आलोचना नहीं है भारत प्रभुत्व के बारे में कि इन्होंने भारत को दबा रखा है या इसके शोषण कर रहे हैं, भारत का दमन कर रहे हैं, ऐसी नहीं है इसमें। यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रति गांधी का प्रत्युत्तर है, ये जरूर है। देखिए, हिंद स्वराज एक छोटी सी पुस्तक है और ये डायलॉग शैली में लिखी गई है, जैसा कि प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं वैसे। डायलॉग शैली का तात्पर्य है ये संवाद है, और संवाद दो व्यक्तियों के मध्य है। एक हिंसक राष्ट्रवादी है और दूसरा उसका उत्तर देने वाले गांधी जी हैं। और गांधी इस हिंसक राष्ट्रवादी के जो पर्सन है उनका समाधान करते हैं अहिंसात्मक मार्ग के द्वारा। तो ये हिंसक राष्ट्रवादियों
को गांधी का अहिंसक प्रत्युत्तर है, उसका उत्तर है। हिंसक राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते हैं गांधी जी इसमें। तो एक तरफ एक नवयुग है जो हिंसक और हिंसा के माध्यम से भारत कल्याण की चर्चा करता है, गांधी जी को दूसरा मार्ग बताते हैं। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन 2 नहीं है। गांधी और अंबेडकर की अनेक बहस है, इनमें से कौन सी गलत है, यानी कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पे गांधी और अंबेडकर में आपसी मत विभिन्न था। गांधी ग्राम जीवन के, ग्राम स्वराज के प्रतिपादक थे। अंबेडकर जी गांव को कुटिलता का, आलस्य का और अपरिवर्तन का, शोषण का, ऊंच नीच का अड्डा कहा करते थे। अंबेडकर जी शहरी व्यवस्था के प्रशंसक थे। इस मुद्दे पे बहस थी दोनों की। गांधी जी अहिंसक विरोध के समर्थक थे कि विरोध हो, अहिंसक हो। अंबेडकर संविधानवादी थे, यानी कानूनी रूप से जो साधन उपयोग किए जा सकते हैं वो थे। गांधी जी हर एक काम का अहिंसक विरोध करते थे जो भी उनकी नजर में गलत है। गांधी जी कहते थे कि अगर आपको विरोध करना है तो जो संवैधानिक साधन उपलब्ध है, क्योंकि वो गांधी के सत्याग्रह और असहयोग, ऐसे आंदोलनों को पसंद नहीं करते थे, वो संविधानवादी थे। गांधी चाहते थे कि कांग्रेस दलितों के लिए कार्य करे, अंबेडकर दलितों के लिए पृथक राजनीतिक दल चाहते थे। बिल्कुल ये भी था। गांधी कांग्रेस को ही कह रहे थे कि वो दलितों के लिए काम करे। शुरू में अंबेडकर को भी लगता था कि कांग्रेस दलितों के उत्थान के लिए काम कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे अंबेडकर को यह महसूस हुआ कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे साम्यवादी दल हो, ये उच्च जातियों के दल हैं और इनको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है कि दलितों के दुख और दर्द क्या है। तो वो ये चाहते थे कि दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग दल होना चाहिए और वो दलितों का दल, उसका नेतृत्व भी दलितों के हाथ में हो, ताकि वो उनके दर्द को समझ के उनके दर्द को व्यक्त कर सके। तो दलितों के लिए पृथक राजनीतिक दल के हिमायती थे और बनाए भी अंबेडकर ने बाद में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, ये बनाए उन्होंने बाद में दल। गांधी साम्यवाद के समर्थक थे, नहीं थे गांधी तो साम्यवाद के, क्योंकि साम्यवाद तो हिंसक है, ये तो क्रांति करना चाहता है और ये तो हिंसक माध्यम से और क्रांति के माध्यम से आर्थिक समानता लाना चाहता है, जबकि गांधी जी हैं वो तो समर्थक नहीं है। गांधी जी का जो साम्यवाद नहीं है, गांधी जी का सर्वोदय है जो सबका उदय चाहता है, और इसका तरीका तो अलग है, ट्रस्टीशिप है इसका तरीका। अंबेडकर इसका विरोध करते थे, नहीं तो ये अंबेडकर विरोध क्यों करेंगे साम्यवाद का, गांधी का साम्यवाद था ही नहीं। तो ये है, इस पे कोई झगड़ा नहीं था, ये तो मार्क्स का है साम्यवाद। भारतीय विचारकों में किसने रूसो की सामान्य इच्छा के उत्साह का समर्थन किया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, मेहता जी की बुक में से आया हुआ है, वो है महात्मा गांधी। देखिए सामान्य इच्छा, रूसो की जो सामान्य इच्छा है ये सबका कल्याण चाहती है। सामान्य इच्छा वो इच्छा है जो कॉमन गुड के ऊपर आधारित है, यहीं से कर लेते हैं कॉमन गुड। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो कॉमन गुड का तात्पर्य है वो इच्छा जो सर्व कल्याण चाहती है, और गांधी जी भी सर्वोदय चाहते हैं, सबका उदय चाहते हैं, और सामान्य इच्छा भी सर्व कल्याण चाहती है, उत्साह के साथ समर्थन करते हैं। लेकिन सामान्य इच्छा जब राजनीतिक स्तर के ऊपर इंप्लीमेंट होती है तभी थोड़ी सी घातक और निरंकुश हो जाती है, उसमें गांधी जी से दूरी बना लेते हैं। लेकिन इसका जो केंद्रीय भाव है कॉमन गुड वाला, जिसका ग्रीन कह के गए हैं कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है, कॉमन गुड की एक चेतना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हित सोचा जाता है, सर्वहित, समुदाय हित सोचा जाता है, सामाजिक हित सोचा जाता है, और गांधी जी भी सबका हित सोचते हैं। व्यक्ति इसमें इंडिविजुअल नहीं होता, व्यक्तिवादी स्वस्वार्थी नहीं होता, बल्कि सबका हित सोचता है। तो महात्मा गांधी है इसका उत्तर। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
बिल्कुल सिंपल, आपने खूब कर लिया, तो बिल्कुल सही है। 1942 एम के गांधी हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, उनको पहचानना है। ये बिल्कुल है। हिंद स्वराज 1909 वाली पुस्तक हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है। यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित नहीं, स्वराज स्वशासन नहीं है। स्वराज होता है सौ के ऊपर राज, खुद के ऊपर राज करना, आत्म नियंत्रण करना खुद के ऊपर। स्वशासन तो उसका एक भाग है, उसका पर्याय नहीं है। जिसने आत्म नियंत्रण कर लिया उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता फिर। तो स्वराज है सौ पर राज, खुद पे राज करना, खुद की कमियों के ऊपर, खुद की हिंसा के ऊपर, खुद की कमजोरियों के ऊपर। तो ये तो है ही नहीं, स्वराज स्वशासन नहीं है। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है, बिल्कुल ये ब्रिटिश राज को बिल्कुल देखती है आधुनिक सभ्यता के रूप में। यह संवाद बिल्कुल डायलॉग शैली में लिखी गई है। एक तरफ एक युवा है जो हिंसा का समर्थन करता है, गांधी जिसका उत्तर देते हैं, तो इसका उत्तर ये है। चलिए, ये वो क्वेश्चन थे जिनका संबंध गांधी जी था। पिछले 2-1 साल में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।